हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट 11th क्लास का यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में कुछ खास टॉपिक हैं जो अपन को पढ़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट में यूनिट्स एंड मेजरमेंट में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स जो खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम टॉपिक के नाम लिख देते हैं बेटा। हमको पढ़ना है सबसे पहले डायमेंशनल एनालिसिस। दूसरा टॉपिक पढ़ना है हमको सिग्निफिकेंट फिगर। तीसरा टॉपिक पढ़ना है हमको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और चौथा टॉपिक पढ़ना है राउंडिंग ऑफ। ये चार टॉपिक जो हैं वो हमको पढ़ना है क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में। एरर हमारा एक पार्ट होता है जो कि कंपटीशन में आता है बेटा, लेकिन एकेडमिक में हट गया है। तो ये भी अपन पढ़ेंगे लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले अपन स्टार्ट करेंगे आज जो टॉपिक का नाम है उसको, जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनाते हैं ये आज अपन को पढ़ना है। तो पहले समझ ले बेटा, हमारे चैप्टर फर्स्ट में फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे लेंथ मेजर कर लेते हैं, मास मेजर कर लेते हैं, फोर्स मेजर कर लेते हैं, स्पीड मेजर कर लेते हैं, एरिया मेजर कर लेते हैं। तो वो सारी चीज़ जिसको हम वैल्यू में बता सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी को जो है वो दो भागों में बांटा गया है ना। एक बांटा गया है बेटा हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, एक हो गया ड्राइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी बेटा वो क्वांटिटी होती है जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करती। सिंपल सा, जो खुद पर निर्भर करे, किसी दूसरी क्वांटिटी पर निर्भर ना करे, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब इंडिपेंडेंट होती है। कैसी होती है? इंडिपेंडेंट। और जो डिपेंडेंट होती हैं उनको क्या कहते हैं? ड्राइव क्वांटिटी। एग्जांपल समझ लो, जैसे लेंथ हुआ, टाइम, मास, ये सारी हमारी फंडामेंटल। यहां एग्जांपल समझ लो बेटा, एरिया, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, बहुत सारी ये हमारी ड्राइव क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमारी क्या याद रखना है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है जिसको मेजर कर सकते हैं। ये दो टाइप की होती है, फंडामेंटल और ड्राइव। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं बेटा, हम बात करते हैं यूनिट क्या होती है। यूनिट एक स्टैंडर्ड होता है बेटा। क्या होता है? स्टैंडर्ड। और कहें रेफरेंस होता है। क्या होता है? रेफरेंस, जिसकी सहायता से बाय विच फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया जाता है? मेजर। तो यूनिट एक स्टैंडर्ड होता है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है, एक फिक्स वैल्यू होती है जिसकी सहायता से हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। जैसे मीटर है, मीटर की वैल्यू तुम्हें जो पता है वही हमें पता है, वही सबको पता है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो बदलती नहीं है। एक ऐसी वैल्यू जो समय के साथ ना बदले उसे हम कहते हैं यूनिट। ठीक है, और उसकी सहायता से हम फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं।
देखिए कंडीशन याद रहे, जिस फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है हम उसी से मेजर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किलोग्राम से हम किसी का लेंथ मेजर कर लें, किसी की स्पीड से हम किसी का मतलब लेंथ से हम उसकी स्पीड मेजर कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। मतलब जिसकी यूनिट जो होती है उसी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। तो बच्चों यूनिट क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक रेफरेंस होता है, जिसकी सहायता से हम फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, मेजर। हम फिजिकल क्वांटिटी कैसे मेजर करते हैं, मुझे मान लो एक रस्सी को नापना है तो हम मीटर से लिखते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, तो मीटर यूज कर रहे हैं ना, वो मीटर ही इसमें यूनिट आता है। मुझे मान लो किसी का क्वांटिटी मेजर करना है, मास, तो हम 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, ठीक है ना, तो उसमें कितने किलोग्राम से हम मेजर कर सकते हैं, वो इसकी होती है यूनिट। ठीक है, यूनिट में आपको इतना समझना है बेटा कि वो क्वांटिटी जिसकी सहायता से हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। यूनिट भी बेटा 2 टाइप की होती है। यूनिट कितने टाइप की होती है बेटा, 2 टाइप की। एक फंडामेंटल यूनिट, एक होती है बेटा फंडामेंटल यूनिट, एक होता है ड्राइव यूनिट। क्या होता है, ड्राइव यूनिट। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो फंडामेंटल, और जो ड्राइव यूनिट के लिए करते हैं उसे ड्राइव यूनिट कहते हैं। क्लियर, इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, तो यूनिट जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, लेंथ की यूनिट क्या होती है, लेंथ को किस में नापते हैं, मीटर में, ठीक है ना, लेंथ को मीटर में नापते हैं। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम में नापते हैं, है ना। ऐसे ही टाइम को किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। ऐसे ही टेम्परेचर को हम किस में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं, केल्विन में, है ना। तो ऐसी ही बहुत सारी क्वांटिटी होती हैं, बहुत सारी यूनिट होती हैं। तो फंडामेंटल यूनिट जो है ना, फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी जो होती हैं वो बेटा 7 होती है। कितनी होती है, 7। और ड्राइव क्वांटिटी होती है ना, ड्राइव क्वांटिटी वो होती है बेटा इनफाइनाइट। कितनी होती है, इनफाइनाइट। इसलिए फंडामेंटल यूनिट भी 7 रहेंगी और ड्राइव यूनिट भी हमारी कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। इनके अलावा हमारी एक सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एक होती है बेटा प्लेन एंगल, ठीक है, और एक होती है हमारी सॉलिड एंगल। तो हमारी फंडामेंटल यूनिट कितनी होती है, 7, ड्राइव यूनिट कितनी होती है, इनफाइनाइट, और सप्लीमेंट्री यूनिट कितनी होती है, 2, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, फिजिकल क्वांटिटी हमारी वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो किसी पर निर्भर नहीं करती, ड्राइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर निर्भर करती है। मतलब ये क्वांटिटी सारी इन पर निर्भर करती हैं। और 2 सप्लीमेंट्री होती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं अपन ये कह सकते हैं ना तो ड्राइव क्वांटिटी में आती, ना फंडामेंटल क्वांटिटी में, अलग से होती है। इनको अलग से इसलिए लिया गया है, उसका कारण ये है कि ये क्वांटिटी जो है, ये दोनों क्वांटिटी, इनकी यूनिट तो होती है पर डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस है और यूनिट नेस है। मतलब यूनिट तो है, डायमेंशन नहीं है। कौन सी, ये 2 क्वांटिटी की। इसीलिए ये फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं रखी गई है। फंडामेंटल क्वांटिटी में यूनिट भी होती है और डायमेंशन भी होता है। ठीक है, चलिए अब आगे की कहानी करते हैं स्टार्ट। हमारा पर्पस जो है वो है आज डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ना। तो डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। तो आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। तो अपन ने स्टार्ट किया यहाँ पर आज पहला टॉपिक, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला सीखना है बेटा, तो आप तो यहाँ पर क्या करें, आप यहाँ पर कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लें।
तो हमें पता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती हैं। तो 7 क्वांटिटी कौन कौन सी होती है उनका नाम लिख रहा हूँ मैं। मास, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m रहेगा, याद रखना है ना। डायमेंशनल फॉर्मूले को हम mLT के टर्म में लिखते हैं, याद कर लो अभी से। डायमेंशनल फॉर्मूले को हम mLT के टर्म में लिखते हैं, मतलब मास को जिसमें मेजर करते हैं लेंथ को और टाइम को। और कितने मास आए हैं उसमें, तो पावर a, कितने लेंथ आए हैं पावर b, कितने टाइम आए पावर c। अगर और भी कोई क्वांटिटी आ रही है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास लेंथ टाइम, करंट आ रहा है ऐसे भी लिख सकते हैं, मास लेंथ टाइम टेम्परेचर के केल्विन लिख सकते हैं, है ना। और भी आ रहे हैं मोल, तो वो भी लिख सकते हैं। पर अभी अपन को सिर्फ इतना याद रखना है कि हम मास डायमेंशनल फॉर्मूले को इस तरीके से लिखते हैं। तो मास में केवल मास आता है, न लेंथ आती है न टाइम आती है, और एक मास है इसलिए m। दूसरा याद कर लो बेटा, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है l। तीसरा याद कर लो, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है t। चौथा याद कर लो बेटा, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है a। पांचवा याद कर लो बेटा, टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है बेटा k। कई बुकों में थीटा भी लिख के आ जाता है, कई बुकों में थीटा भी लिख के आ जाता है। छठवा याद कर लो बेटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है CD, कैंडला। और सातवां याद कर लो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका याद कर लो मोल। बस ये 7 डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, इनके अलावा आपको कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं करना, सब इन्हीं से बनते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, पूरी 11th क्लास में सबसे ज़्यादा जो काम आने वाले हैं वो ये 3 फॉर्मूले। इनको तो आपको इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों याद वैसे ही होंगे, मास का m, लेंथ का l, टाइम का t। जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब हम टेम्परेचर का यूज़ करेंगे, तब आगे चल के इनका काम आएगा। फिलहाल आप तो बस इतना याद करो, मास का m होता है, लेंथ का l होता है, टाइम का t होता है। तो बेटा देखो कैसे बनाते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी क्वांटिटी का, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं किसी भी क्वांटिटी का। जैसे मैं आपको कुछ क्वांटिटी का सिखा रहा हूँ, मान लो एरिया का बनाना है, तो सबको पता है एरिया लेंथ होती है और ब्रेथ होता है। एरिया क्या होता है, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हमें निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ और ब्रेथ। अब आप ये चीज़ मान लो, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला तो पता है L होता है, लेकिन L हर उस क्वांटिटी का होता है जिसकी यूनिट मीटर है, जिसकी यूनिट मीटर है, मीटर, वो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला L होगा। तो लेंथ का भी यूनिट मीटर होता है, ब्रेथ का भी यूनिट मीटर होता है, इसका मतलब ये भी लेंथ ही है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L और इसका भी L, तो ये बन जाएगा L स्क्वायर। क्या बन जाएगा, L स्क्वायर। ऐसे मैं आपसे बोलूँ वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम का क्या होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ का L, ब्रेथ का L, हाइट का L, तीनों मीटर में नापे जाते हैं, इसलिए ये हो गया LQ। क्या हो गया, LQ। कई बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L स्क्वायर T0, तो घबराना नहीं है, मास इसमें है नहीं इसलिए 0, टाइम इसमें है नहीं इसलिए टाइम पे भी पावर 0, मास 0 L3 T0। ठीक है। तीसरा जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी का। डेंसिटी का, डेंसिटी होती है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास क्या है, मास का तो पता ही आपने, ये सामने भी लिखा था मैंने, मास का m होता है। और वॉल्यूम का देखो आपने क्या निकाला, LQ, तो आपने लिख दिया LQ होता है। तो ये m से ऊपर चला गया, L माइनस का हो गया L3, तो ML3। तो इसमें टाइम आ रहा है क्या, m तो आ रहा है L-3 T0, तो ये हमारा आता है वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला होता है बेटा एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड, अब चौथा फॉर्मूला जो होता है बेटा वो होता है स्पीड का। किसका, स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात है, क्योंकि दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, या तो डिस्टेंस आएगा या डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम समझ लो,
डिस्टेंस अपॉन टाइम समझ लो, चाहे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम समझ लो। डिस्टेंस का भी एल होता है और डिस्प्लेसमेंट का भी एल होता है, और टाइम का कितना होता है टी। तो कितना आ जाएगा इसका एल टी माइनस वन, कितना आ जाएगा। तो स्पीड का क्या होता है बेटा एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। पांचवा होता है बेटा, पांचवा आप समझ लो बेटा एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी का तो एल टी माइनस वन, देखो देखो ऊपर लिखा हुआ है एल टी माइनस वन, और टाइम का बेटा टी, तो यह हो गया एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। ठीक है, इतना याद हो गया बेटा। चलिए आगे बढ़े। एक्सेलरेशन का निकाल लिया है, स्पीड का निकाल लिया है, वेलोसिटी का निकाल लिया है। अब इसके बाद अपन निकालते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट है मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम बेटा P इक्वल टू होता है mv, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास का m होता है, वेलोसिटी का lt माइनस वन होता है, तो इसका बन जाएगा mlt माइनस वन। ठीक है ना बेटा। फोर्स का याद करना हो, फोर्स, तो फोर्स होता है बेटा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, या चलो मास इंटू एक्सेलरेशन कर लो, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का तो पता है अपने m होता है, और एक्सेलरेशन का अभी पीछे पड़ा था एल टी माइनस टू, क्या था एल टी माइनस टू। और भूल जाए तो क्या करें वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख लो, वेलोसिटी का भी भूल जाए तो क्या करें वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट का एल, टाइम का टी कितना हो गया एल टी माइनस वन, यहाँ रख दो एल टी माइनस वन, और टाइम का टी कितना हो गया एल टी माइनस टू, है ना। तो ऐसे याद कर सकते हैं कैसे आया, ठीक है, अगर भूल जाए तो ये हो गया बेटा एम एल टी माइनस टू। पूरी फिजिक्स में कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला याद करो या ना करो, पर ये फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। वर्क का निकालना हो बेटा, वर्क का, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का आपके सामने लिखा है, याद कर लो एम एल टी माइनस टू, याद करो एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का एल कितना हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। वर्क का हो गया। पावर का पूछा जाए, पावर का, पावर होता है बेटा वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का सामने लिखा है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, देखो बेटा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। टाइम का होता है टी, तो कितना आ गया बेटा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सारे डायमेंशन फॉर्मूला बना लेंगे, बुक में दिए गए हैं, आप उसके फॉर्मूले से आप डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे अपन अगले टर्न पे पढ़ेंगे।